अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आप देख रहे हैं वीएन बाय डॉक्टर वकास। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकास। जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि एच पाइलोराई के रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आप लोगों ने हमसे पूछे हैं उनका एक पॉडकास्ट में जो है वो डिटेल्ड आंसर्स आपसे शेयर किए जाएंगे। तो आज उसी पॉडकास्ट के सिलसिले में हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम सर से जो है वो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूछेंगे और सर उनके बारे में डिटेल जो है वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर एच पाइलोराई के रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, बहुत से हमारी ऑडियंस है जो कमेंट्स में उन्होंने पूछा। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपने पहले कुछ शॉर्ट रील्स की फॉर्म में जी जी। तो आज ज़रा डिटेल बात हम आपसे करना चाहेंगे जरूर, उसमें। बिल्कुल। तो सर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कुदसिया आफ्ताब साहिबा की तरफ से। डॉक्टर साहब, मेरा एच पाइलोराई का टेस्ट पॉजिटिव आया था जी 2 वीक पहले। तो डॉक्टर साहब ने ऑस्पामॉक्स 10 दिन के लिए खिलाई और साथ में उन्होंने फ्लैजल दी 3 टाइम के लिए। जी। तो अलामत मुझे अभी भी थोड़ी सी लग रही हैं, तो क्या मैं ये मेडिसिन अभी कंटिन्यू करूं या मुझे जो है वो इसका कोई रिजीम चेंज करना चाहिए? ठीक है। तो मैडम कुछ देखिए, पहली बात तो ये है कि आप मेडिसिन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। एंटीबायोटिक्स की जब भी आप खाते हैं उसकी एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है रिजीम का। आपको उन्होंने 2 हफ्ते के लिए दी होगी या 10 डेज के लिए, वट एवर, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब जहाँ तक आपकी बात यह है कि सिम्टम्स वैसी की वैसी हैं, तो देखिए स्टमक को मुकम्मल तौर पर ठीक होने में कुछ 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं। इसलिए हम ये रिकमेंड भी करते हैं कि आप इस टेस्ट को फौरी तौर पर नहीं दोहराएंगे। दवाई खाने के बाद भी आप इसको तकरीबन 6 से 8 हफ्ते तक लिंगर ऑन करेंगे, बाद में अपना टेस्ट करवाएंगे। जो आपके स्टमक के अंदर बैक्टीरिया है वो जब खत्म हो जाता है, स्टमक की एपिथेलियलाइजेशन मुकम्मल हो जाती है, नई एपिथेलियम जब रीजनरेट करती है, तो इसमें 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। तो इस वक्त मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपने एंटीबायोटिक तो बिल्कुल भी नहीं खाने, अनलेस इसको रीटेस्ट किया जाए और कंफर्म किया जाए कि ये दोबारा पॉजिटिव है। फिर उसके बाद आप दोबारा नेक्स्ट रिजीम पे जाएंगे। ये वाली रिजीम तो रेजिस्टेंट हो जाएगी, ये तो आप नहीं खा सकते। थर्ड ये कि अलामत अगर वैसी की वैसी हैं तो जहाँ से आपने ट्रीटमेंट करवाया उनको दफ़ा दोबारा कंसल्ट कर लें, ताकि मैदे के कुछ कैप्सूल आपको 6 से 8 हफ्ते तक वो कंटिन्यू रखें, ताकि आपकी सिम्टम्स कंट्रोल रहें। और हमेशा हर एच पाइलोराई के बाद कि स्टमक को आपने मुकम्मल ठीक तभी करना है कि अगर आप चाय पीनी छोड़ेंगे, एक्सेसिव टी, कॉफ़ी, कैफीन, स्ट्रेस, स्मोकिंग, जो जो आप पे अप्लाई हो रहा है, बाहर का फूड, ये और ज़रूरत से ज़्यादा खाना, वेट को कंट्रोल करेंगे, स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, तभी स्टमक ठीक होगा। अकेला एच पाइलोराई की रिजीम लेने से आप ठीक नहीं होंगे। उम्मीद है कि अब आपको इसकी डिटेल की समझ आ गई होगी कि आपने इसको अब एंटीबायोटिक को मजीद नहीं लेना। जी डॉक्टर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोई साहब हैं जिनका यूजर नेम इनफ्लेम टेक्स के नाम से है। इन्फ्लेम टैक्स, वेरी गुड नेम। तो सर उनका ये क्वेश्चन है कि एच पाइलोराई के साथ मुझे हर वक्त गैस्ट्राइटिस रहता है। मैंने बहुत दफ़ा ट्रीटमेंट लिया, कई दफ़ा ट्रीटमेंट ले चुका हूँ, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आज तक मार्केट में कोई मेडिसिन आई ही नहीं जो एच पाइलोराई को ठीक करती है। तो अब पता नहीं उन्होंने क्लेम किया है या पूछा है। नहीं, ये असल में ये जुमला जो है ना इन्फ्लेम टैक्स का, वो थोड़ा सा डेस्परेशन का जुमला है। वो पेसिमिज्म हो चुके हैं, वो जैसे मायूसी से छा जाती है कि ठीक होना। तो ऐसा तो सर बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी मार्केट में ऐसी मेडिसिन नहीं आई। मॉडर्न एरा में जो एच पाइलोराई का रेडिकेशन रेट है वो 95% से भी ज़्यादा चला गया, यानी कि 95% तक आपको वो दवाइयाँ ठीक कर देंगी। अब चूँकि ये शॉर्ट टर्म आपका क्वेश्चन है, आपने हमें ये नहीं बताया यहाँ पर कि आपने कौन सी मेडिसिन ली हैं, ये क्या आपने मेडिसिन ली है, तो हम आपको यहाँ पर मुकम्मल तौर पर गाइड नहीं कर सकेंगे। एक बात तय होगी। फिर वही बात होगी, मैं आपको ये बात हर मैसेज में, हर क्वेश्चन में ये दोहराऊंगा कि एच पाइलोराई अकेला जिम्मेदार नहीं है। आपकी स्लीप, आपकी जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपकी चाय, बोतल शोतल, ये सारी फिजी ड्रिंक्स हैं, जंक फूड हैं, स्मोकिंग को, इस सब को छोड़ के फिर आपका स्टमक जो है वो ठीक होएगा। तो आप अपने इस टेस्ट को, तमाम मेडिसिन बंद करें 2 हफ्ते, बल्कि 4 हफ्ते आप हर किस्म की दवाई बंद करें। 4 हफ्ते के बाद आप अपना स्टोर फॉर एच पाइलोराई एंटीजन करवाएं। अगर पॉजिटिव आता है, नियर बाय कोई भी जो बेहतरीन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है आपके पास, उनके पास जाइए, उनसे दवा लिखवाइए, 7 परहेज लिखिए, इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। क्यों आप ठीक नहीं होंगे? आप मायूसी से बाहर आए। आई एम एश्योरिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ द करंट मेडिसिन, द करंट डाटा, दैट 95%, more than 95% is the cure rate, and they should not be worried about this. Okay? जी ठीक हो गया सर, बेहतरीन। अच्छा सर, हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट एंड फैंस के नाम से है। क्रिकेट एंड फैंस। ओके सर, उनका क्वेश्चन है कि मेरी फर्स्ट लाइन थेरेपी थी अमोक्सल, ज़ोपेंडन, लीवोसल्फाइड। मैंने वो कंप्लीट की, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी सेकंड लाइन जो थी थेरेपी, उसके अंदर लीफलॉक्स, वोनोप्राज़ान, लिब्रेक्स,
फ्लैजल था, लेकिन मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ा। अब मुझे डिजीनेस, एक्सेसिव स्वेटनिंग, जी जी गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स, ठीक मेरे है बाल जो हैं वो वीक हो गए हैं जी और बर्डन रहता है स्टमक के ऊपर, ब्लॉटिंग रहती है। तो इसके बारे में वो कह रहे हैं कि मुझे गाइड करें कि जो है वो अभी भी एच पाइलोरी फॉर स्टूल एंटीजन जो है ना मेरा अभी भी पॉजिटिव है। तो इसके बारे में आप क्या सर उनको गाइड करना चाहेंगे, या क्या जो है वो हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो उनको देखिए, फायदा आपने हो? कहा कि फर्स्ट लाइन आपकी सेकंड लाइन दोनों लाइन्स हमें समझ में नहीं है कि ये किस चीज़ को ट्रीट आपने किया है, क्योंकि आपके इस मेडिकेशन के डाटा के मुताबिक तो ये लगता है कि आपको एच पाइलोरी, गैस्ट्राइटिस और आईबीएस इकट्ठे चल रहे हैं। इसीलिए जो भी आपके ट्रीटिंग फिजिशियन थे उन्होंने दोनों चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर एक तो ये है कि आपका इन हाउस कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है ताकि एग्जैक्ट वैलिड किया जा सके कि आपको फंक्शनल डिस्पेप्सिया है, एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस है, या आपको आईबीएस है। उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रीट होंगे। एक काम तो आप ये करें, ये जो आपने स्टूल फॉर एच पाइलोरी एंटीजन करवाया है, अगर तो ये रिकॉग्नाइज्ड और किसी बड़ी अच्छी लैब से है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप तमाम दवाइयां बंद करके 4 हफ्ते के बाद इस टेस्ट को दोबारा करवाएं। शौकत खान, मागा खान, आईडीसी चुगताई या किसी भी रिलायबल सोर्स से। पहली बात, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में किसी दौर में लिमिटेड टाइम पे शुरू किया गया था एच पाइलोरी का कल्चर, लेकिन उसकी टेक्निकल वजूहात की वजह से उसको हम आम नहीं कर सके। तो हमारे पास कोई ऐसी दवाइयां नहीं है कि जिसे हम एच पाइलोरी का कल्चर असेस कर सके। वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में लिवोफ्लॉक्सासिन, क्लेस्ट्रोमाइसिन बेस्ड रिजीम और रेंडाजोल बेस्ड रिजीम जो है वो तकरीबन रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, लिहाजा अब ये आउटलाइन में नहीं होंगी। साथ आपको ये जो एंग्जाइटी के फीचर, फिर वही बात है, अगर आपकी एंग्जाइटी मैनेज नहीं है, आपका फूड कंटेंट अच्छा नहीं है, आप एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं ले रहे, स्ट्रेस मैनेज नहीं, स्मोकर है, पेड़ निकला हुआ है और कैफीन के बहुत शौकीन है, लाइक टी, कॉफ़ी और फिजी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, जंक फूड खाते हैं, बाहर से खाते हैं, लेट नाइट खाते हैं, ये सारा कुछ अगर आप कर रहे हैं तो फिर एच पाइलोरी का कोई इतना ज़्यादा वो अमल दखल नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होगी आपको। एक काम। दूसरा काम आप ये कीजिए कि जो मुझे समझ आ रहा है, सर हमारी हेड ऑन फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई और हेड टू टो हम आपको एग्जामिन नहीं कर सके, तो एक होता है लो फूड मैप, ये स्क्रीन पे आप भी रहा होगा, LOW फूड मैप। तो लो फूड मैप, ये वाली डाइट को भी फॉलो करना शुरू करें, इंशाल्लाह आपकी सिम्टम्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। 4 हफ्ते के बाद एच पाइलोरी करवाइए और फिर हमें बताइए, इंशाल्लाह ताला इसका हल बेहतरीन वाला निकल आएगा। बिल्कुल ठीक सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है साद साहब की जानिब से। साद साद साहब सर, वो पाकिस्तान और अब्रॉड दो जगह पे यानी कि नेशनल्स हैं और भारत। ठीक है। सर उन्होंने कहा है कि मैंने अपना टेस्ट करवाया, इट केम पॉजिटिव, तो आई गॉट माय ट्रीटमेंट एंड आफ्टर दैट दे टेस्टेड मी अगेन एंड इट केम नेगेटिव। तो अब मुझे दोबारा सिम्टम्स आ रहे हैं तबीयत में, तो क्या मैं पहले टेस्ट कराऊंगी या डायरेक्ट ट्रीटमेंट लूँ? नहीं, आपने देखिए अब तो फॉरेन नेशनल भी है, इधर भी हैं, तो साद नाम आपने बताया, साज, SAAJ। साद साहब। तो आपने विदाउट टेस्टिंग तो जिंदगी में कभी ट्रीटमेंट नहीं लेना, जिंदगी में कभी। मिसाल के तौर पर सर दुखता है, इसे ब्लड प्रेशर समझ लेते हैं और गोली खा लेते हैं। सब सर नहीं दुखता तो बीपी की गोली नहीं खाते, तो कहते हैं कि सानू पता लग जाता है, कोई पता नहीं लगता जब तक चेक ना करें। अब चेक करें, पॉजिटिव है स्टोरी और होगी, नेगेटिव है तो फिर कोई और वजह ढूंढी जाएगी। अगेन वही बात जो मैं बार बार दोहराऊंगा, मैं आपको ये अजबर करा के भेजना चाहता हूँ कि स्टमक में चाय, कैफीन, फिजी ड्रिंक्स, बाहर का खाना, लेट नाइट खाना, स्ट्रेस मैनेजमेंट ना होना, स्लीप का प्रॉपर ना होना, अल्कोहल, स्मोकिंग और ये सारी की सारी जो चीज़ें जब तक ये नहीं निकलेंगी डाइट से, आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल से एक्टिव लाइफस्टाइल में नहीं आएंगे, ये एच पाइलोरी इसकी सिम्टम्स आपको बार बार आती रहेंगी। सो नेक्स्ट प्रिंस साहब हैं जी, जी प्रिंस साहब जी, कि एच पाइलोरी एंटीबॉडी 10.6 माइक्रोमोल पर लीटर से एंटीबॉडीज जी एंटीबॉडीज ज़्यादा आया है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये कम है या ज़्यादा है जी इस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में, और इसकी मुझे मेडिसिन इस वैल्यू पर को खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, मुझे गाइड कर दें सर, काइंडली ज़रा इस पे भी रोशनी डाल दें। तो बिल्कुल ठीक है। देखिए प्रिंस साहब, पहली बात तो ये है कि जो आपने टेस्ट करवाया एंटीबॉडीज़ का, ये मैं बारहा बता चुका हूँ कि ये आपके ब्लड का टेस्ट होता है, ये सिग्निफाई नहीं कर सकता कि अभी भी आपको एक्टिव इन्फेक्शन है कि नहीं है। आप इसकी बेस पे अगर ये नेगेटिव आ जाता है, इसकी नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत अच्छी है, यानी नेगेटिव आ जाए तो ये तो हम कह सकते हैं कि आपको एच पाइलोरी नहीं है। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव आ जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि आपको अब है और दवाई भी खानी चाहिए। तो आपके ये सवाल की ये वैल्यू कितनी है, तो इस पे मैंने आपको आंसर दे दिया कि इसकी वैल्यू ही, मतलब मॉडर्न मेडिसिन में इसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते। इस पे आपको दवाई खानी है, अगेन इस पे आपको दवाई नहीं खानी। जो अच्छे टेस्ट है ना वो ये है कि आप कम से कम 2 हफ्ता, प्रेफरेबली 4 हफ्ता, कम से कम 2 हफ्ते में तमाम किस्म की दवाइयाँ बंद करें,
तमाम किस्म की दवाइयों में हमारे पास आती है मैदे की दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स। मतलब शुगर की दवा या ब्लड प्रेशर की दवा ये इनमें शामिल नहीं होती जो रेगुलर मेडिसिन, या बंद करें। और आप या तो पखाने में स्टूल फॉर एच पाइलोरी एंटीजन करवाएं, या फिर आप अपने सांस के जरिए यूरिया ब्रेथ टेस्ट होता है, ये कॉमन टेस्टिंग है आपके लिए हर जगह अवेलेबल, इनको करवाइए। ये अगर पॉजिटिव आते हैं तो फिर आप खाएं। अकेला एंटीबॉडीज की बेस पे आपने नहीं इसको करवाना, और ना ही आपने आइंदा अपनी एंटीबॉडीज को दोबारा टेस्ट करना। ये हमेशा पॉजिटिव आएंगी एंड दे विल ऑलवेज क्रिएट एन एग्री इन योर माइंड कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू, और हमेशा आप जो मेडिसिन की तरफ जाना चाहेंगे, मेडिसिन आपने नहीं खानी। चाय चावल बोतल और एक्सेसिव फूड, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप, बार बार अल्कोहल स्मोकिंग से बचना है, तो इंशाल्लाह ताला स्टमक आपका ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक सर। सर अब आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद सर दो कुछ जी। तज्जिए लोगों ने किए तो उस पर भी बात करेंगे जी, हम। बिल्कुल ठीक। सर आखिरी क्वेश्चन है, जिद्दी लड़की है कोई, उनका क्वेश्चन जी। है कि अभी सर बल्कि आपने बता भी दिया, उन्होंने ये कहा कि यूरिया ब्रेथ टेस्ट करवाना चाहिए या हमें जो है स्टूल फॉर एंटीजन करवाना चाहिए, प्रेफरेबल कौन सा है, किसमें जो है वो ज़्यादा डायग्नोस्टिक हेल्प हमें कर मिल सकती है? ये मतलब डायग्नोस्टिक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट ये इक्वल इन सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, बट यूरिया ब्रेथ टेस्ट हैज अ मोर सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी एज कंपेयर टू स्टूल फॉर एच पाइलोरी एंटीजन। दूसरा, पखाना कैरी करना लेके जाना थोड़ा कम्बरसम है, जबकि यूरिया ब्रेथ टेस्ट ज़रा ऑफिस टेस्ट है, सोफिस्टिकेटेड है, तो आई यूजली प्रेफर कि यूरिया ब्रेथ टेस्ट किया जा सके। उसको करना भी आसान है, कैरी करना भी आसान है, तो जहाँ अवेलेबल नहीं है वो कर लिया जाए। दोनों तकरीबन ठीक है, लेकिन आपको प्लस ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा रिलायबिलिटी मिलेगी तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट की मिलेगी। सर कोई खान साहब है, जी जी। उन्होंने कमेंट किया है कि एच पाइलोरी इज अ मिथ, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई कोई मिथ है या? देखिए डॉक्टर उमर और बाकी सब लोग भी देखें, ये मिथ्स नहीं है, दीज आर द साइंटिफिक फैक्ट्स। हम इन चीज़ों को डिनाई जब करते हैं तो एक्चुअली हम हकीकत से ना हम नजर चुरा रहे होते हैं, तो इससे मतलब वो हमारा खतरा ख़त्म नहीं होना। कोविड को लोगों ने पहले मिथ ही कहा, जब मिलियंस के हिसाब से डेथ्स हुई तो फिर जाकर पता चला कि यार ये तो हकीकत है। देखें, आप यहाँ तो सबको मिथ कहते हैं, मतलब टाइफाइड पे आप यकीन रखते हैं, टीबी पे यकीन रखते हैं, नमूनिया पे यकीन रखते हैं, तो एच पाइलोरी पे भी आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी वही मेडिकल साइंसेज एडवोकेट कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं, उसी खुर्दबीन से, उसी माइक्रोस्कोप से इस एच पाइलोरी को भी देखा गया कि जो क्या है, एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, एस्टैब्लिश्ड रियलिटी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी मखलूक़ात पैदा की हैं कि आप उसको किसी भी सूरत में अब जुटला नहीं सकते। तो इट्स नॉट अ मिथ, इट्स अ रियलिटी। Not only it's a reality, but the diseases associated with this is also a reality, and getting the treatment is also a reality. So there is no myth at all. So मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको इससे बाहर आइए। आप माशाल्लाह से साहिब इल्म और साहिब फरासत आदमी हैं, तहकीक कीजिए और अपने दिल लोगों को भी इस रियलिटी का एहसास करवाएं कि एच पाइलोरी ट्रीट करना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक सर। हमारे डॉक्टर कम्युनिटी में तो सर ये मिथ नहीं है जी, तो फिर लेमैन लैंग्वेज में सर वो मिथ कह देते हैं। बहरहाल सर हमारा आज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन, और जी। वो भी सर क्वेश्चन नहीं है, तज्जिया ही है, और सेम जिन्होंने कहा था कि एच पाइलोरी इज अ मिथ, जी। उन्होंने ही एक और कमेंट में ये बात कही है। तो जी। भी सर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एटसेट्रा एटसेट्रा सब के सब स्टूल फॉर एंटीजन पॉजिटिव है एच पाइलोरी जी। के। सो अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि उनके मुताबिक साउथ एशिया के अंदर सब लोगों का स्टूल फॉर एच पाइलोरी एंटीजन जो है ना वो पॉजिटिव ही आएगा। सिम्टम आएंगे तो जाकर ट्रीटमेंट ले लें, वरना लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास तकरीबन 2000 पेशेंट्स का डाटा है यूरिया ब्लड टेस्ट का, ओरिजिनल डाटा, ठीक है, जो कि हमने हेडवेक मशीन थी C14, उसके ऊपर जब तक किट्स की अवेलेबिलिटी रहेगी हम उसको करते रहे, फिर किट्स इतनी कॉस्टली होगी कि हम उसको कर नहीं पाए। बिल्कुल ठीक है। उसको कंक्लूड करने से पहले 2000 पेशेंट्स का डाटा था कि जिसमें हमने परसेंटेज निकाल लिया, तो हमने जो हमारी पास डाटा था वो था कि अप टू 40% ऑफ द पेशेंट्स उनका वो पॉजिटिव था, 70 नहीं था। अब ये वाली आपकी बात से मैं थोड़ा सा, मैं खुद भी अभी ग्रेज होना, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर आपका स्टूल फॉर एच पाइलोरी एंटीजन पॉजिटिव और आपको सिम्टम कोई नहीं है तो क्या आपको ट्रीट होना है कि नहीं होना। पहली बात तो ये कि अगर सिम्टम नहीं है तो आपने ये टेस्ट कराया क्यों है, ये हम इस क्वेश्चन को समझना चाहेंगे। इस मतलब जो आपकी लॉजिक है कि एक पेशेंट को सिम्टम ही कोई नहीं तो वो टेस्ट क्यों करवा रहा है। सेकंड नंबर पर, अगर ये बैक्टीरिया मौजूद है, स्टूल फॉर एच पाइलोरी एंटीजन में मौजूद है, इस वक्त वो सिम्टम नहीं भी पैदा कर रहा, आप ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते, आप इसको डेफर कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब सिम्टम स्टार्ट होंगे तो आपको बाहर इसको ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि एच पाइलोरी की एसोसिएशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो तदाबीर बहुत ज़्यादा बनाती हैं,
अगर ये पेशेंट बिल्कुल ठीक है, स्टूल फॉर एच पायलोरी एंटीजन या उसका यूरिया ब्रेथ टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, सिम्टम पेशेंट को कोई नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने से उल्टा नुकसान हो सकते हैं। ये पेशेंट अपना डेफर कर सकता है। यहाँ पर आप रिस्क टू बेनिफिट रेशियो पेशेंट से डिस्कस करते हैं कि मेडिकल साइंस के मुताबिक, मेडिकल लिटरेचर के मुताबिक हमें आपको ट्रीट करना है। और आखिरी बात मिथकी को, ये साउथ एशियन से निकल के आप अगर जो डाटा आप अमेरिकन का देखेंगे, जो मैं कोटिंग कर रहा हूँ सारी बात, ये उनके ही है, जो उनका है प्लेटफॉर्म, उसी की गाड़ी में आपको कोट कर रहा हूँ। तो यूरोप में या बाकी सारों पे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, विथ नहीं है बिल्कुल ट्रीट किया जाएगा। और अप टू 40% हमारे पास पेशेंट डाटा आया था। तो रीजन वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये जब मौजूद हो तो इसको ट्रीटमेंट आज या कल आपको करवाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा सर, अब लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है जी जी। तो मैं वो भी आपसे पूछना चाहता हूँ ताकि कुछ चीजें जो है ना हमारी मेडिकल कम्युनिटी जो है, खासतौर पे डॉक्टर कम्युनिटी, उसको भी कन्वे हो जाए। सर बहुत सारे हम डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शंस देखते हैं जो एच पायलोरी एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और वो अगर पॉजिटिव आ जाए तो उसी की बेस पे वो स्टूल फॉर एंटीजन करवाने की बजाय या यूरिया ब्रेथ टेस्ट करवाने की बजाय या एंडोस्कोपी के बाद बायोप्सी करवाने की बजाय डायरेक्ट जो है वो मेडिसिन स्टार्ट करवाते हैं, एच पायलोरी रिजीम स्टार्ट करवा देते हैं। और सर इसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हजरात भी होते हैं जो कि FCPS फेलोशिप या सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं। तो सर क्या ये करना चाहिए या उसको पहले प्रॉपरली जो है वो हमें डायग्नोज करना चाहिए? बिल्कुल सर, मैं ये पूछना चाह रहा था। देखिए जीपी जो होता है ना, वो अगर ये काम करे तो हम उसको कहते हैं कि ठीक है, लेकिन एज ए कंसल्टेंट मेरा सॉरी टू से मैं इसके हक में नहीं हूँ। देखिए अगर डॉक्टर साहब ने चेक किया, उन्हें लगा कि उनका पेशेंट गरीब है और वो स्टूल फॉर एच पायलोरी एंटीजन या यूरिया ब्रेथ टेस्ट करवा नहीं सकता, तो उन्होंने एम्पेरिकली उसको रिजीम देना शुरू कर दी है इन ए गुड फेथ, और उनके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं थी। तो इसकी जस्टिफिकेशन भी गाइडलाइन में तो नहीं है, वो खुद से उनकी एक अपनी नॉवल रिजीम के तौर पर वो कर सकते हैं, तो हम उनको नहीं कह सकते। हर एक की अपनी प्रैक्टिस है और एवरी डॉक्टर इज रिस्पेक्टेबल, एवरी प्रिस्क्रिप्शन इज रिस्पेक्टेबल। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं टेस्ट किए बगैर 100% मैं ट्रीट नहीं करूंगा। इसकी स्ट्रॉन्ग वजह है ना कि आपने 4 एंटीबायोटिक्स देनी है पेशेंट को, 3 देनी है, 4 देनी है, सीक्वेंशियल में 14 दिन खिलानी है। तो अगर वो आप बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और वो बैक्टीरिया मौजूद ही नहीं, तो फिर उस स्टमक का एंटीबायोटिक्स क्या हाल करेंगे? यू आर प्रमोटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब आप देखें कि टाइफाइड को सिंध गवर्नमेंट ने आज से 5 साल पहले आपको सर्कुलर शो किया था कि भाई सिर्फ मेरोपेनम और जिथ्रोमाइसिन रह गई है कि जो रेजिस्टेंट नहीं है एंटाइक फीवर के अगेंस्ट, टाइफाइड के अगेंस्ट, वरना सारी दवाइयां टाइफाइड फीवर को रेजिस्टेंट कर चुका है। तो जब आप एच पायलोरी 4 एंटीबायोटिक्स दी जाएंगे, क्लेक्सोमाइसिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सोसिलिन, फ्लैजेल और पता नहीं क्या क्या, और वो बैक्टीरिया नहीं होगा, तो कम्युनिटी में रेजिस्टेंस डेवलप होगी जो कि किसी भी सूरत में मैं और आप उसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। ये वाला मामला हमारी आने वाली नस्लों को भुगतना है। तो इसलिए ये एक बात। दूसरी बात ये कि बहुत सारी लैब ने सस्ते करके टेस्ट शुरू कर दिए। बिल्कुल सर। तो अब ये मेरी चीजें नहीं है। आगा खान का मुझे पता है, आगा खान के कुछ सेंटर ऐसे हैं जो कि आप 40% डिस्काउंट के साथ टेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत नॉमिनल चार्जिंग हो जाएगा। अब बाकी लैब भी हमारे कहने पर मतलब वो चुगताई हो जाए, IDC हो जाए, तो जब हम लिख के भेजते हैं तो 30-40% तो हमारे कहने पे उनकी मेहरबानी है, तो डिस्काउंट करते हैं। तो मेरे ख्याल में जहाँ पेशेंट ने इतनी हैवी एंटीबायोटिक रिजीम खानी है तो हम उसे समझाएं कि आप टेस्ट करें। एक और बात मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ। आपने कहा कि जो हम एंडोस्कोपी के बगैर, तो एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, एंडोस्कोपी कभी भी एच पायलोरी डायग्नोज करने के लिए नहीं की जाती। बिल्कुल क्लियर कर। जस्ट टू डायग्नोज एच पायलोरी going for endoscopy is absolutely absurd nonsense and not recommended at all. हाँ, you are performing endoscopy due to some other indications. या ये भी बता दूं कि एंडोस्कोपी किसकी करानी है? खून की कमी हो गई, पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा और उसको बहुत ज्यादा बर्पिंग हो रही है, हाइपोथर्मिया का शुबा है, वजन कम हो रहा है, फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, या फिर पेशेंट का वजन तेजी से कम हो गया, पेशेंट की भूख लगना बंद हो गई, आपको वाज़ेह तौर पर कोलेस्ट्रॉल फील होना शुरू हो गई है, या उसको वोमिट में ब्लड आ गया, कोई रेड फ्लैग आ गया, तो एंडोस्कोपी करनी है। आपने एंडोस्कोपी इनमें से किसी वजूहात की बिना पर करनी है और साथ आप एच पायलोरी के लिए आप उसकी वो ले लेते हैं बायोप्सीज, तो वो जस्टिफाइड है। लेकिन सिर्फ ये करने के लिए नहीं करना, आपने हमेशा नॉन इन्वेसिव टेस्टों को पहले करना है, स्टूल फॉर एच पायलोरी एंटीजन और एच पायलोरी और जो है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। तो कंक्लूड यही करूंगा मैं कि आपने टेस्टिंग के बगैर ये अगर कोई रिजीम कर भी रहा है तो मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा, क्योंकि बुक्स फॉलो नहीं करता। बिल्कुल ठीक सर। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो अब सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक कंपोज सा मैसेज जो है ना वो एच पायलोरी के रिगार्डिंग जो है ना हमारी ऑडियंस के लिए शेयर कर दें, जैसे इसको कहते हैं कंक्लूसिव सा मैसेज जो है ना वो हो जाए जिससे हमारी ऑडियंस को फायदा हो। देखिए माय कंक्लूडिंग रिमार्क्स वुड बी दोस लाइंस व्हिच आई हैव रिपीटेड अगेन एंड अगेन कि आपने
एच पाइलोराई को समझने पहले सबसे पहले आप उसको अपने जिस्म में ना जाने देंगे, आप अच्छी तरीके से हाथ धो के अपने खाना खाइए। फूड भी अगर सब मतलब आप कोई फ्रूट्स ले रहे हैं कोई चीज़, उसको अच्छी तरह से वॉश करें, वॉश करने के बाद हाथों को भी खाएं, फिर टॉवल से कुछ ना करें उसको, वैसे भाई उसको ड्राई होने दें। नंबर 2 पे अगर आपको ये हो जाए तो इसकी प्रॉपर रजीम के दरमियान में मत छोड़िए। नंबर 3 ये है कि आपने टेस्ट जब कराना है ब्लड से नहीं कराना है, एंटीबॉडी से, आपने कराना है स्टूल फॉर एच पाइलोराई एंटीजन पखाने के जरिए और यूरिया ब्लड टेस्ट, इन दो में से कोई टेस्ट करवाना है। पॉजिटिव आ जाए 6 से 8 हफ्ते के बाद रेडिकेशन के लिए आपने दोबारा ये काम करना है। स्टमक इज जस्ट लाइक अ फ्यूल टैंक ऑफ योर कार। अगर आप अपनी कार में गलत पेट्रोल डालेंगे, कार में तो मिसिंग करेगी। अब मैकेनिक के पास जाएंगे, बार बार गिला करेंगे कि आप कैसे मैकेनिक है, मेरी कार को ठीक ही नहीं कर पा रहे, तो वो कहेगा यार आप फ्यूल ही नहीं सही डलवाते। योर स्टमक इज द फ्यूल टैंक ऑफ योर बॉडी, योर व्हीकल, योर कार। अगर आप इसमें गलत फूड डाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ जंक, आप कोक, स्प्राइट, मरिंडे, फिरिंडे, फिजी ड्रिंक्स सारी चल रही हैं, जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, स्ट्रेस मैनेज नहीं है, रात को जाग रहे हैं, मंचिंग कर रहे हैं, लेज खाई जा रही है, स्मोकिंग, अल्कोहल, शीशा सब कुछ चल रहा है, तो फिर एच पाइलोराई को आपने ब्लेम नहीं करना, क्योंकि फिर आपका स्टमक आपकी अपनी हरकतों की वजह से खराब है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको एच पाइलोराई, अल्लाह आपको सारी बीमारियों से महफूज रखे और देखते रहिए विजन बाय डॉक्टर वकास। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।